शर्मा। नंदीग्राम की लड़ाई कितनी कठिन है ममता बनर्जी के लिए, नंदीग्राम की लड़ाई कितनी बड़ी हो चुकी है, आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों। और अगर आपको समझना है कि यह लड़ाई कितनी अपने आप में भारत के इतिहास में, तमाम विधानसभा चुनावों के इतिहास में किस लिए इसका मुकाम बढ़ जाता है, तो आपको इस रोड शो पर निगाह डालनी होगी। जी हां, 1 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और गृह मंत्री अमित शाह अब भी रोड शो कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा जो है वो नंदीग्राम में लगा दिया है ममता बनर्जी को हराने के लिए। और ममता बनर्जी जो एक पॉलिटिकल फाइटर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से रोड शो कर रही थी। आप देख सकते हैं उनके पांव में प्लास्टर बंधा हुआ है और वो साड़ी पहनी हुई हैं। आपको याद होगा दिलीप घोष ने कितनी अश्लील टिप्पणी की थी उनके बारे में कि उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए ताकि लोग उनकी चोट देख सकें। इस तरह के संस्कारी लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। तो ममता बनर्जी आप देख सकते हैं यहां पर रोड शो कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम की लड़ाई को क्या शक्ल देना चाहती है, यह आपको इस बात से पता चल जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी, जिनका मुकाबला है ममता बनर्जी के साथ, वो ये कह रहे हैं कि अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। आपको याद होगा कि अमित शाह ने यही बात कही थी बिहार के बारे में कि अगर नीतीश कुमार जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। यानी कि अपना आखिरी हथियार भी इन्होंने निकाल लिया है। नंदीग्राम के बारे में आज बेबाक में मेरे पास आपके लिए बहुत जबरदस्त जानकारी है, आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच लेकर चलना चाहूंगा। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर बहराइच के एक समारोह में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान किया जा रहा है और इस मंच पर मौजूद है देवेंद्र सिंह, जो अपने आप को गब्बर बुलाता है। देवेंद्र सिंह, जिसका पूरा एक आपराधिक रिकॉर्ड है, वो उस मंच पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बैंक लुटेरे देवेंद्र सिंह गब्बर के साथ सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं व्यक्ति महेंद्र सिंह, ये सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, साथ में महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं। अगर यह तस्वीर सही है तो देवेंद्र सिंह गब्बर, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, जिसका एक आपराधिक इतिहास है, वो बाकायदा मंच का मुआयना कर रहा है जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या आपने इसकी गूंज किसी भी मीडिया न्यूज चैनल में सुनी दोस्तों? और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इनके खिलाफ किस तरह के मामले हैं। आपके स्क्रीन पर ये हैं पूर्व आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, जो कि बता रहे हैं कि जिस देवेंद्र सिंह गब्बर के साथ योगी जी मंच पर थे, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए। और क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इसके सामने तो विकास दुबे जो है वो संत लगता है दोस्तों। देखिए कौन कौन से आईपीसी की धारा के तहत 392 के 3 शुरू में देखिए, उसके बाद 3 गैंगस्टर एक्ट जो कि कैंट फैजाबाद में दर्ज है, 392 और 411, 396, 307, 147, 188, 504, 506, 302, 25 आर्म्स एक्ट, 3 गैंगस्टर एक्ट, 302, 394। दोस्तों मैं हाफ जाऊंगा मगर यह फहरिस्त खत्म नहीं होगी। यह है देवेंद्र सिंह गब्बर का इतिहास। यह देवेंद्र सिंह गब्बर, एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, यह बैनर देखिए, यहां पर यह इज्जत अफजाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब योगी आदित्यनाथ से जुड़े लोग यह बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं था देवेंद्र सिंह गब्बर मंच पर था। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ जा रहा है किसी को नहीं मालूम। मगर फिर मैं उसी तस्वीर की तरफ लेकर चलना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि जल शक्ति मंत्री और एक विधायक बाकायदा इस शख्स के साथ दिखाई दे रहा है, देवेंद्र सिंह गब्बर के साथ। आपने देखा था विकास दुबे भी जब मारा गया था, जब उसने हमारे पुलिस के, यूपी पुलिस के 7 या 8 जवानों को शहीद कर दिया था, उसके भी ताल्लुकात लगातार बने हुए थे उत्तर प्रदेश प्रशासन के अंदर पुलिस के साथ। और इसकी शिकायत कोई और नहीं कर रहा था, बल्कि डीएसपी कर रहे थे जो कि उस एनकाउंटर में मारे गए थे। आज कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं उठा रहा है। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं 100% सच्ची है कि आप जानते हैं कि योगी सरकार की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है नोएडा बेस्ड न्यूज चैनल्स को, वो नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, कि इस खबर की चर्चा कोई नहीं करेगा।
वैसे तो मैं न्यूज चैनल देखता नहीं हूं, मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं, क्या आपने देवेंद्र सिंह गब्बर, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है जिसका आपराधिक इतिहास है, क्या इस खबर को आपने किसी भी न्यूज चैनल में देखा? बताइए, क्या आपने इसको किसी भी न्यूज चैनल में देखा? क्योंकि अगर कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का कोई छुट भैया नेता भी किसी अपराधी के साथ दिखाई देता तो न्यूज चैनल्स न जाने उस खबर को कहां से कहां पहुंचा देते। मगर आज गब्बर दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ के साथ, मगर चूं तक कोई नहीं बोलता है। आज यह शख्स अपने आप को गब्बर बोलता है। शोले वाला गब्बर, याद है कि नहीं? वही गब्बर जिसने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। शोले के अंदर तो गब्बर ने ठाकुर के हाथ काटे, फिर ठाकुर ने जय वीरू का इस्तेमाल करके गब्बर का खात्मा किया था। मगर आप जानते हैं यहां पर ठाकुर कौन है? जानते हैं? यहां ठाकुर है नोएडा में बैठा हुआ वो मीडिया जिसके हाथ काट के रख दिए हैं सत्ता ने, और फरमान यह जारी किया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो खबर। फरमान यह जारी किया गया है कि किसी ने अगर यह खबर की तो सरकारी विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं दिए जाएंगे। यह मुझे अपने सोर्सेस के हवाले से पता चला है। तो इस गब्बर के सामने पूरा का पूरा मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया जो है वो ठाकुर बन गया है। इनके हाथ पांव और न जाने क्या क्या सब काट दिया है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी को ना पता हो इस शख्स के बारे में, मगर यह भी बतलाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यह मुद्दा कोई नहीं उठाता है दोस्तों। आज द लाइव टीवी में बेबाक में मैं यह सवाल आपके सामने उठा रहा हूं। मैं जो एक इंडिविजुअल पत्रकार हूं, जो एक यूट्यूब चैनल के लिए आपके सामने कार्यक्रम कर रहा हूं, हमारे कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पे आते हैं, हम ये मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं, मगर यह मुद्दा कोई भी मुख्य धारा का न्यूज चैनल नहीं उठा रहा है। क्यों? क्या इस देश की जनता के होने के नाते आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? मजाक बना के रख दिया इन्होंने पत्रकारिता और गवर्नेंस का। और अब दोस्तों हम बात करते हैं नंदीग्राम की। नंदीग्राम की लड़ाई दोस्तों बहुत गंभीर है, बहुत ही खतरनाक है, और अगर आपको समझना है यह मामला इतना गंभीर है तो गौर करना पड़ेगा आपको शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर। क्या कह रहे हैं देखिए। ममता बनर्जी ईद मुबारक कहती हैं और यह उनकी आदत बन गई है। उन्होंने होली की बधाई भी मुबारकबाद में दी है। उन्हें वोट मत देना। अगर आपने बेगम, यानी ममता बनर्जी को इन्होंने बेगम बता दिया है, अगर आपने बेगम को वोट दिया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। बेगम सुफियान के सिवा किसी और को नहीं जानती। यानी कि हिंदू मुस्लिम का सहारा, पाकिस्तान का सहारा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीत गई तो पटाखे कहां फूटेंगे? पाकिस्तान में। वही पुराना अंदाज है बयान। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु अधिकारी, आप ममता बनर्जी के साथ 2007 से हैं, मेरे ख्याल से उससे पहले भी रहे होंगे। 2011 से तो है ही ना। 2011 से 2021 तक, 10 साल तक, तब आपको यह बात याद नहीं आई कि अगर ये लोग सत्ता में रहे तो नंदीग्राम या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा? क्योंकि कुछ दिनों पहले शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी दोबारा आ गई तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। अरे भाई, कश्मीर में तो जन्नत आ गई थी जब से आपने धारा 370 हटाई थी, तो अब आपको कश्मीर जो है वो गाली या कैंसर क्यों दिखाई दे रही है भाई? अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा या वहां पटाखे फूटने पड़ जाएंगे। सीधे मुद्दे पर आइए, सीधे मुद्दे पर आइए। आप मुद्दे पर क्यों नहीं हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एनडीटीवी से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। बेगमित है, कलमा पढ़ रही है। गाड़ी गुलो আপনারা একটু সাইড করে নিন। कलमा हिंदू मंत्र स्तोत्र गलत और कलमा सही। वो हर ईद में रेड रोड में नमाज पढ़ना जाता है हिजाब पर। मोटरसाइकिल के रास्ते दीदी कह रही हैं, आज ही कहा है कि आप कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं। कौन? दीदी ने अभी कहा कि आप कम्युनल कार्ड उन्होंने खेला है, उनके लिए तो आज सिद्दीकी कैंपेनिंग कर रहा है। मेरा मीटिंग में कोई साधु समाज, संत समाज नहीं है। यानी कि निहायत ही बेशर्मी से, पूरी दबंगई के साथ ये पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यह खबर ममता बनर्जी के लिए सही नहीं है। नंदीग्राम में काफी हद तक ध्रुवीकरण हो भी रहा है। मैं आपको यह बता दूं, वामपंथी दलों और कांग्रेस अगर वो चाहते तो यहां पर आईएसएफ को टिकट दे सकते थे, इंडियन सेक्युलर फ्रंट को, अब्बास सिद्दीक के इंडियन सेक्युलर फ्रंट को। और अगर ऐसा होता
तो ममता का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो और छिटक जाता और जो है डिवाइडेड हो जाता, मगर उन्होंने आईएसएफ को टिकट नहीं दी है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पोलराइजेशन की लगातार खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि अमित शाह आखिरी मौके पर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और यही नहीं, इस तरह के बयानात लगातार शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं, क्योंकि यह गढ़ तो शुभेंदु अधिकारी का है ना। फिर भी उन्हें पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इससे पता चल रहा है कि मामला ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है, पोलराइज हो रहा है, और यह ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर करारा हमला बोला है शुभेंदु अधिकारी पर। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे आउटसाइडर बताने की, बाहरी बताने की, और तुम अपने आप को भूमिपुत्र कैसे कह सकते हो? किस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी बांग्ला में, आप खुद सुनिए दोस्तों। नंदीग्रामे पुलिस সেদিনকে ঢুকতো না তোমার পারমিশন ছাড়া। কে নবকুমার সামন্ত সিপিএম এর হারমাদ, সেদিনও তো লোক খুন করেছে, আর আজ সে বিজেপির নেতা, আর এই মির্জাফর তাদের নেতা বড় বড় কথা বলছে। আমি বাইরের মেয়ে, আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আমি বাইরের মেয়ে, আর তুই বেটা হরিদাস কাঁতির ছেলে কি করে বেড়াস? তুই নন্দীগ্রামের ছেলে হলি কবে? তুই কবে হলে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই? তোর তো এটা ভূমিও নয়, জমিও নয়, তুই তো দালালি করে গেছিস। दोस्तों यही नहीं, टीएमसी ने, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल भी उठाया है प्रशासन से कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी और उनसे जुड़े जो अराजक तत्व हैं उन्हें शह दी जा रही है नंदीग्राम और उसके आसपास के इलाकों में। बीजेपी से जुड़े अराजक तत्वों को शह दी जा रही है, और शुभेंदु अधिकारी से जुड़े जो गुंडा एलिमेंट हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं नंदीग्राम के अंदर। इससे पता चलता है कि मामला किस कदर संगीन होता जा रहा है। यही नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई शुभेंदु अधिकारी के गुंडे जो हैं घुस गए हैं और हर जगह उनका दबदबा चल रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी इस गढ़ में इतना ताकतवर कैसे हुआ? आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि एक शख्स एक इलाके में तभी ताकतवर होता है जब उसे पुलिस प्रशासन का पूरा साथ हो। वो तो होना ही था क्योंकि 10 साल से टीएमसी की सरकार थी, मगर अगर वो दबंगई कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है, और वो तभी हो सकता है जब पुलिस प्रशासन को आपको अनुमति दे रहा हो, जैसा पिछले 10 सालों से हो रहा है। तो यह सवाल कहीं ना कहीं टीएमसी प्रशासन के ऊपर है, टीएमसी सरकार के ऊपर है। मगर आपको याद होगा दोस्तों, पहले चरण के मतदान के बारे में यह लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। मैंने भी अपने शो में कहा था कि 30 सीटों पर चुनाव हुआ है, 2019 से भाजपा का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर होगा। मगर फिर मैंने कुछ सवाल खुद से किए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप जानते हैं एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने तृणमूल के नेता छात्रधर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर हैं ये छात्रधर महतो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कर रही थी पहले चरण में, तो एनआईए को यह कदम उठाने की क्या जरूरत थी? यह बौखलाहट क्यों? और अब दूसरी बात, जिस दिन पहले चरण का मतदान होता है, अमित शाह जो हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, और उस पहले चरण के मतदान के आधार पर यह दावा कर देते हैं कि हम पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं। तो मेरा सवाल अब यहां पर यह है कि अगर आप वाकई पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो पहले चरण के बाद ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और जाहिर सी बात है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से किसी ने जो अहम सवाल है वो नहीं पूछे। तो अगर कोई जीत रहा है तो क्या पहले ही चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है? और इस तरह से एनआईए ने जिस तरह से छात्रधर महतो को गिरफ्तार किया था, यह कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की बौखलाहट को नहीं दिखाता? क्या यह सरकार से सवाल लाजमी नहीं है? हकीकत यह दोस्तों, कोई भी इस वक्त यह दावा करे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव कौन जीत रहा है, उस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। कोई आपसे यह कहे कि ममता बनर्जी को 200 सीटें मिल रही हैं, उस पर विश्वास मत कीजिए। कोई आपसे यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह मुकाबला बहुत ही कांटे का है। आखिरी चरण के मतदान तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है। यह मुकाबला इतने कांटे का है, और इसके हर पहलू को यहां बेबाक में मैं आप तक लाता रहूंगा।
यह मामला और भी ज्यादा संगीन इसलिए हो गया है, यह मुकाबला इसलिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है क्योंकि ईवीएम में धांधली की लगातार खबरें आ रही हैं। पहले चरण के मतदान में ही लगातार वोटर यह शिकायत कर रहा था कि किस तरह से हम टीएमसी को जो है बटन दबाते थे और वोट मिलता था बीजेपी को। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, वो वीडियो कॉल जो सामने उभर कर आया था, जिसकी चर्चा मैंने अपने मंच पर पहली बार की थी, जिसमें शिशिर बजोरिया और बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बीच में बातचीत हो रही थी। और बातचीत क्या हो रही थी, इस बातचीत के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर बूथ के लिए एजेंट नहीं है। और एक नियम है इलेक्शन कमीशन का कि आप जब भी किसी बूथ के लिए एजेंट रखते हैं तो वो उसको उसी इलाके का होना पड़ेगा। यह नियम था, मगर चुनाव आयोग ने उसे बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि जो बातचीत मैंने आपको सुनाई थी इसी मंच पर, उस बातचीत के अंदर मुकुल रॉय और शिशिर बजोरिया आपस में यह बात कर रहे थे कि हम चुनाव आयोग से कहें कि अगर हमें किसी जगह पर चुनावी एजेंट को रखना है तो यह जरूरी नहीं कि वो इसी इलाके का हो। आइए फिर से सुनते हैं उस बातचीत का यह अंश। হ্যাঁ মুকুলদা, বলছি ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 21, তাই আসবে তো? 20। হ্যাঁ 21, তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। 21-এ যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট যা তোমরা করছো করো, ঠিক আছে? तो सुना आपने, जो बातचीत इन दोनों के बीच में हुई, चुनाव आयोग ने वही नियम बता दिया। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग को अपने काम करने को तरीकों को लेकर पारदर्शी होना पड़ेगा, चाहे ईवीएम्स में धांधली हो या ये जो बातचीत, ये कथित बातचीत, दोहरा दूं, कथित बातचीत मुकुल रॉय और शिशिर बजोरिया के बीच में हो रही थी। किसी भी न्यूज चैनल ने इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की दोस्तों। हां, ममता बनर्जी ने जो प्रलय पाल, जो कि पहले टीएमसी में थे, बाद में जाके वो शामिल हो गए बीजेपी में, उनसे जो बातचीत की थी जिसमें वो उनसे गुजारिश कर रही थी कि आप मेरा साथ दीजिए, उसको जोरों से चलाया। हालांकि ममता बनर्जी ने उस बातचीत में कहीं पर भी प्रलय पाल से नहीं कहा कि मैं आपकी पैसे के लिए मदद करूंगी, ओहदे के लिए मदद करूंगी, जी नहीं। मगर मुकुल रॉय और शिशिर बजोरिया के बीच जो बातचीत हो रही थी, साफ तौर पर यह इशारा कर रही थी कि बीजेपी जो कहती है चुनाव आयोग वही करता है, मगर उसकी चर्चा कहीं नहीं। इसलिए दोस्तों, नंदीग्राम का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है, पश्चिम बंगाल चुनाव का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।